हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड लेकिन मैं बढ़िया नहीं हूँ, मेरा गला खराब है। पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को मेरी आवाज़ भी समझ में आए, टॉपिक भी समझ में आए। तो गाइज, आज की वीडियो जो है वो है ग्रेजुएशन की, 6 सेमेस्टर की, एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खाली ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए नहीं, बाकी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक्चुअली जो भी बच्चे सपोज करो आईआईटी जैम वगैरह की तैयारी करते हैं, जी नीट के लिए तो नहीं, बट आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे एमएससी एंट्रेंस का भी एग्जाम देना है, या इनफैक्ट एमएससी में भी बच्चे हैं बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस टॉपिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत सिंपल टॉपिक है और उसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बड़े सिंपल आते हैं। ठीक है, सो आज का जो हम टॉपिक है वो कवर करेंगे सिंपली। इनको हम ऑब्वियसली हम सीरीज चलाएंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो मैं आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने जा रही हूँ, एंड जो भी न्यू कमर्स हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि हम ग्रेजुएशन के कई सारे टॉपिक्स लेके आते रहते हैं। तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे स्पेशली आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर क्लिक कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस आपके जो भी आपके अकॉर्डिंग होंगे आपके काम की, वो आप मिस ना कर जाओ। ठीक है, तो गाइज इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं क्या। हेट्रो वर्ड का मतलब पता क्या होता है? हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। तो नॉर्मली आपका कोई भी अगर कंपाउंड है उसमें हाइड्रोकार्बन्स में आप क्या बोलते हो? कार्बन है एंड हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन्स में यही होता है। इसके अलावा अगर कोई कंपाउंड कोई आपका एलिमेंट आ जाता है, कोई दूसरा एटम आ जाता है, जैसे कि आपका सपोज करो कौन कौन से मेनली आपके कौन से होते हैं? फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस नहीं सॉरी, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ये तीन आपके एक्स्ट्रा एटम्स हैं, या आप कह सकते हो डिफरेंट एटम्स हैं। वो अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो हम उन्हें कहेंगे हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इनके अलावा कभी कभार फॉस्फोरस, बोरोन, ये सब एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं, बट मेनली आपके जो आपके सिलेबस में भी आपने कंपाउंड्स पढ़ने उसमें यही तीन है। ऑक्सीजन के आपके आपका हेट्रो एटम आ रखा होगा, नाइट्रोजन का आया होगा, सल्फर का आया होगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको एग्जाम में छोड़ के मत जाना। ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशली कह रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला नहीं है। मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो इसमें से आता है, टू द पॉइंट जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको इसमें बता दूंगी एग्जाम से रिगार्डिंग, मतलब जो ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। तो इसलिए वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। तो डेली लाइफ में आपका इसका कहाँ यूज है या कहाँ आते हैं? जैसे आप बेटा कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में आपका क्या है? जो ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होता है ना, उसका आपने स्ट्रक्चर देख रखा होगा। इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। तो आपका पैरानोज फ्यूरानोज स्ट्रक्चर हेट्रोसाइकिल्स में, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होता है एज अ हेट्रोएटम। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, उसके अलावा क्लोरोफिल में आपने पढ़ रखा है, मैग्नीशियम है ना, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तो है, बट उसके आसपास जो रिंग्स अटैच होती हैं, 4 रिंग्स, सेंटर में मैग्नीशियम है और इसके आसपास जो 4 रिंग्स अटैच है वो आप अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हो, मैं आपको बताऊंगी कि क्या है वो। ठीक है, तो इसी तरह से आपका हीमोग्लोबिन भी, हीम प्रोटीन, तो जितने आपके इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम आ रहा है और हेट्रोसाइक्लिक एटम्स आ रहे हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो आपको अगर एग्जाम्पल पूछा जाए डेली लाइफ से रिलेटेड, तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मेनली क्लासिफिकेशन की, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं। अब आपने एलिफेटिक वर्ड पढ़ रखा है ना, एलिफेटिक जहां के सिंपली कार्बन हाइड्रोजन सिंगल डबल बॉन्ड इस तरह से जुड़े होते हैं, राइट। सो उन्हीं में अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड आ जाता है, उन्हें आप कहते हो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो एलिसाइक्लिक यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स हो, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन हो, एंड उसमें आपका चाहे डबल बॉन्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकता है, लेकिन एरोमेटिक करेक्टर नहीं होना चाहिए। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया कि आपका कार्बन हाइड्रोजन के बना हुआ आपकी रिंग होगी, एक आधा कोई हेट्रोएटम होगा, डबल बॉन्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एरोमेटिक करेक्टर नहीं होगा। इसका मतलब नॉन एरोमेटिक एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा हेट्रोएटम्स होंगे और रिंग में होंगे, क्योंकि साइक्लिक वर्ड आ रहा है ना रिंग में, इसलिए, लेकिन एरोमेटिक नहीं होंगे वो। ठीक है, सो उन्हें आप कहोगे नॉन एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल ये इतने सारे हैं जिनमें आपको लिमिटेड से करने हैं। एग्जाम्पल मैं आपको आपकी बुक में हो सकता है और भी कई सारे दे रखे हों। ठीक है, ऑक्सीरेन करना है, ऑक्सीटेन करना है, टेट्राहाइड्रो, पहले मैं टिक मार्क करवा देती हूँ, फिर बताऊंगी कि कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनका नाम कैसे पड़ रहा है। ठीक है, और पैरालिडीन, पिपरिडीन एंड दिस वन, दैट्स इट। ठीक है, सो ऑक्सीडेन मतलब आपका ये देख सकते हो ना, तीन 3 मेंबर टाइप वाली आपकी रिंग नजर आ रही है। एक तो ऑक्सीजन एटम है, 2 कार्बन है। ठीक है, इनमें इन सारों में से कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, राइट, और सारे साइक्लिक कंपाउंड्स है, सब में हेटेरो एटम है, कहीं पे भी एरोमेटिक करेक्टर नहीं है।
ऑक्सीरेन आपका, इनके नाम बेटा आपको याद ही करने पड़ेंगे। रूल्स नो डाउट नोमेनक्लेचर के हैं, हम करेंगे, लेकिन फिर भी एक होता है ना, जैसे आप नॉर्मली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हो, वो यहाँ पे उतना एप्लीकेबल सा होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके बजाय आपको सीधे-सीधे नाम याद जल्दी हो जाएगा, ठीक है? ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सीडेन का मतलब बस ये आपका 4 मेंबर्ड हो गया तो ऑक्सीटेन, ठीक है? ये पीछे का जो वर्ड होता है ना, मतलब जिसको आप सफिक्स कहते हो, इस वर्ड से पता लगता है कि कितने मेंबर्ड रिंग है, ठीक है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, फ्यूरेन वर्ड जब भी आएगा तो आपका ऑक्सीजन ही होगा। टेट्राहाइड्रोपायरेन, पायरेन में भी ऑक्सीजन होगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फ्यूरेन में 5 मेंबर्ड होता है, पैरेन में 6 मेंबर्ड होता है। देख सकते हो ना, 1 2 3 4 5, यहाँ लेकिन 6 है, ठीक। 1,4 डाईऑक्सेन, 1,4 डाईऑक्सेन, बिल्कुल ऑक्सीजन आइटम बिल्कुल अपोजिट में होंगे। पायरोलिडीन, आपने पिरिडीन वगैरह पढ़ रखा होगा ना, नाम सुना होगा, उसी तरह से है पायरोलिडीन, पिप्रिडीन, ठीक है, ये आपका 5 मेंबर्ड है, ये 6 मेंबर्ड है। फिर थायरेन, थायो वर्ड आपने सुन रखा है ना, सल्फर के लिए होता है, वैसे ही थायरेन। टेट्राहाइड्रोथायोफीन, तो यहाँ पे सल्फर आ गया। ये और ये जो है बिल्कुल सिंपल है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, फ्यूरेन में आपका ऑक्सीजन था, अगर यहाँ ऑक्सीजन हटा के मैं सल्फर कर दूं तो टेट्राहाइड्रोथायोफीन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके एग्जांपल नॉन एरोमेटिक एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के। फिर आता है अब एरोमेटिक वाले। एरोमेटिक वाले में साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे ही, एरोमेटिक कैरेक्टर भी होगा और हेटेरोएटम्स भी होंगे, ये तीनों चीज होगी, ठीक है। तो यही आपको मेनली पूरे चैप्टर में फोकस करने होंगे, जिनके ऊपर आपके काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। अब इनमें आगे आपके टाइप्स क्या आ जाएंगे? 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं 3, जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है। तो बेटा इसमें अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका आएगा ना, क्लासिफिकेशन डायरेक्टली तो कोई ऐसा पूछता नहीं है ना ग्रेजुएशन के पेपर में, बट एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। गिवन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, या आपका स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए आपको। जैसे फ्यूरेन, फ्यूरेन में और आप देख सकते हो पीछे देखो क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रो का मतलब क्या है कि आपका यहाँ जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं इनको हटा के आपने हाइड्रोजन लगा दिया है ना, इसीलिए उसका नाम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है। ये क्या है? फ्यूरेन। ये हो गया पैरोल, जब आपका ये सारे 5 मेंबर्ड रिंग ही हैं। एग्जाम्पल आपके 5 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन है तो फ्यूरेन, NH है तो पायरोल एंड S है तो थायोफिन। ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन होगा तो H आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन और सल्फर 2 ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए। अब इसी में दूसरा आपका फर्दर अगर आपका हो तो 6 मेंबर्ड भी हो सकता है। 6 मेंबर्ड में पिरिडीन आ जाएगा, ये भी आपको पढ़ना है चैप्टर में। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड में ये तो तब था जब सिंगल हेटेरोएटम था। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें दो दो हेटेरोएटम एक ही उसमें कंपाउंड में है, जैसे ये देखो सॉरी, पैराजोल, ठीक है। पैराजोल में आप देख सकते हो यहाँ वाला तो NH है ही, एक और नाइट्रोजन आ गया है उसके बिल्कुल साथ वाले नंबर पे, ठीक है, साथ वाली जगह पे। इमिडाजोल, ये इमिडाजोल आपको इंपॉर्टेंट है एक्चुअली अपने बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर शायद कहीं सुना होगा तो सुना होगा, नहीं तो बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सिलेबस में आपकी बारी है, मैं वहां जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इमिडाजोल में भी आपका नाइट्रोजन है लेकिन 3rd पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये रहने देना, थायाजोल करने की जरूरत नहीं है, ऑक्साजोल करने की भी जरूरत नहीं है, ये दोनों कर लेना, ठीक। और 6 मेंबर्ड रिंग्स विद 2 हेटेरोएटम्स, अब 6 मेंबर्ड वाले में पायराजीन, पिरिमिडीन और ये पायरिडाजीन रहने देना, ठीक है। पिरिमिडीन पढ़ रखा है ना, प्यूरिन पिरिमिडीन, जब डीएनए पढ़ा होगा आपने, कभी सुना होगा, डीएनए आपने पढ़ा होगा +2 के सिलेबस में, जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़े होंगे वहां पे, ठीक है। तो पायराजीन पिरिमिडीन, ये दो स्ट्रक्चर आपने करने हैं। 6 मेंबर्ड रिंग वाले हैं ये, जहां पे दो दो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आपका पांचवा पार्ट इसी में आया कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग, जहां पे आपके दो रिंग फ्यूज हो रही हैं, कंडेंस्ड है, ठीक है। दो रिंग में एक रिंग कौन सी है? बेंजीन रिंग। जैसे आपने वो कर रखे ना नेफ्थलीन एंथ्रासीन, वैसे ही है ये भी कि आपकी रिंग्स फ्यूज्ड है। एक बेंजीन रिंग है, दूसरे वाला आप देख सकते हो ना क्या है, ऑक्सीजन आइटम वाला क्या होता है? फ्यूरैन, तो बेंजोफ्यूरैन। ऐसे ही अगर आपका एक बेंजीन रिंग दूसरा NH है तो इंडोल, इंडोल इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना, ठीक है। कार्बाजोल नहीं करोगे चलेगा। प्यूरिन इंपॉर्टेंट है, करना है। क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, ये भी करना है, ठीक है। तो ये 4 जो मैंने जिनको डबल टिक कर रखा है, इनका आपने स्ट्रक्चर जरूर करना है, ठीक है। फर्क आइसोक्विनोलिन क्विनोलिन में आप देख सकते हो, एक तो बेंजीन रिंग था ही, ठीक है, उसके बिल्कुल जो आपका यहाँ आप यहीं से नंबरिंग यूजुअली स्टार्ट करते हो ना, यहाँ पे जब है एक नाइट्रोजन तो क्विनोलिन, बट इससे अगले वाली पोजीशन पे जब है तो आइसोक्विनोलिन, राइट, बिल्कुल उसका सिमिलर ही है, उसका आइसोमर है सिर्फ, राइट। तो ये आपने करने हैं, आपके हो गए एक तरह से क्लासिफिकेशन, एग्जांपल्स हो गए, कौन कौन से स्ट्रक्चर कंपाउंड्स याद रखने हैं वो मैंने आपको बता दिया। फिर अब हम चलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में बेटा एक रूल है कि आपका, मैंने कहा था ना, रिंग का जो साइज है उससे हमें पता लगता है कि भाई
उसके लिए एक पर्टिकुलर नाम है, उसे हम कहते हैं स्टेम। जैसे आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते थे तो उसमें कहते थे ना वर्ड रूट क्या है, प्रीफिक्स, सफिक्स, यहाँ पे भी वही है कि आपका रिंग का कितना साइज है वो हमें पता लगता है स्टेम। ठीक है, अभी मैं टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाती हूँ। ये देखो, अगर 3 मेंबर्ड रिंग है तो आई आर आएगा, 4 मेंबर्ड रिंग है तो ई टी आएगा, 5 है तो ओल आएगा, ओ एल, इस तरह से। ठीक है, तो इसको वो लोग कह रहे हैं कि साइज रिंग का आपका किससे पता लगता है, स्टेम से। फिर डिपेंडिंग अपॉन अगर रिंग आपका रिंग में नाइट्रोजन है या नहीं है, उसके लिए अलग से आपके सफिक्स आ जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन है या नहीं है और सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मतलब डबल बॉन्ड है या नहीं है। ठीक है, उससे आपका सबके लिए अलग अलग सफिक्स है। हेटेरो एटम कौन सा लगेगा उसके लिए अलग अलग सफिक्स है। जैसे ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा वर्ड लगता है। ठीक है, सल्फर के लिए थाया, तभी ना आपने थायोफीन किया था, है ना। एजोल नाम आपने सुन रखा होगा, नाइट्रोजन जहां आएगा वहां एजा, तो इसलिए सबके अलग अलग नाम हैं। ये देखो टेबल, आपको मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, टेबल में ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इस टेबल में अगर जाओगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। ग्रेजुएशन के पेपर में इससे रिलेटेड कुछ नहीं आता आपको। नॉमेनक्लेचर जो आएगा भी अगर कुछ आ जाता है तो डायरेक्टली आपको कंपाउंड का नाम इसके कंपैरिजन में तो जल्दी याद हो जाएगा, मैं सच बता रही हूँ। आपके दिमाग में ऑक्सीरेन, एजोल, ये सब चीजें ना अपने आप आ जाएंगी, वो जल्दी आसानी से याद हो जाएंगी। इस टेबल के चक्कर में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगी। ठीक है, बट ये सिलेबस में था इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा। ओके, तो अब उसके बाद अगर किसी रिंग में आपके दो आपके हेटेरो एटम्स आ जाते हैं, तब आपको किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, जो हायर ग्रुप में होगा। सपोज करो ग्रुप 15 16, नाइट्रोजन का ग्रुप 15 है, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन वाले को आप प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, दूसरे वाले को जो लोअर आपका सपोज करो जो हायर ग्रुप वाला है पीरियोडिक टेबल में, उसको आप प्रेफरेंस दोगे। और अगर सेम ही ग्रुप के दोनों आ गए, जैसे ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप के हैं, तो जो लोअर एटॉमिक नंबर है उसको प्रेफरेंस दोगे। तो प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ नेमिंग में आ गया। देखो ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप 16 है, मैक्सिमम यही आइटम से ना, फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सिलिकन। ठीक है तो ये जो नॉमेनक्लेचर है इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, सीधे सीधे नाम याद कर लेना, मैं सच्ची बता रही हूँ, इससे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कंप्लीट नेम आपका प्रीफिक्स सफिक्स सारा कुछ मिला के बनेगा। और जब कोई दो वॉवल आ जाते हैं, जैसे आपका ऑक्सा और सपोज करो ऑल तो सॉरी ए ओ, आपका दो आ गया ना तो आप ए हटा देते हो। जैसे देखो ये है एजोल। ठीक है, एजोल में आपने देखा नाम एजा वर्ड आया ना, क्योंकि आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, इसलिए एजा वर्ड। ओल कहाँ से आया टेबल में से देखें, देखो ओल आपका ये था कि अनसेचुरेटेड है सॉरी, और डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं आपको अपनी खांसी से। एक्चुअली इसी वजह से मैं काफी टाइम तक वीडियो शूट नहीं कर पाई, बट अभी थोड़ी आवाज निकलने लगी है, सो आई थॉट कि वीडियोस अब शूट कर लेनी चाहिए किसी तरह। तो ओल वर्ड आपका कब आ रहा था, ओल वर्ड 5 मेंबर्ड, आपने देखा ना 5 मेंबर्ड है, राइट। और जब नाइट्रोजन साथ में है, अनसेचुरेटेड है, तो ओ एल ई, अदरवाइज क्या लगता, ओलिडीन लगता। तो नाम इसलिए क्या बन गया, एजोल। एजोल करना है, ऑक्सोल करना है, थायोल, ये जो दो अलग अलग नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये तो आईयूपीएसी नाम है, बट आईयूपीएसी नाम से ज्यादा कॉमन नेम ज्यादा चलते हैं, जैसे कि पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, पिरिडीन। ठीक है ये रहने देना। अब जैसे ये है 2,3 डाईहाइड्रोपायरोल, 2,3 डाईहाइड्रोएजोल। ठीक है, ये और ये आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा, बस एक डबल बॉन्ड की कमी है, तो जहां डबल बॉन्ड नहीं है वो मेंशन कर दिया है ना। और साथ में क्या लिखा है, डाईहाइड्रो, क्यों, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन लग गया है। फिर 2,3 डाईहाइड्रोपायरोल, ठीक है, 2,5 डाईहाइड्रोफ्यूरेन, 2H पायरेन, ठीक, पिपरीडीन। तो इनके आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं भी करोगे, लेकिन कॉमन नेम जरूर करना, ये वाला छोड़ देना। ठीक है, तो ये आपके 8 कंपाउंड्स यहाँ से जो हैं ये आपको करने हैं, इतने इतने जितने हैं ये जरूर करने हैं। ठीक है, ये वाले गॉट इट अब हम करते हैं इनके सबके अलग अलग स्ट्रक्चर करना है और एरोमेटिक कैरेक्टर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट आपकी 5 मेंबर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें ये 3 है ना आपके, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, राइट। इनके स्ट्रक्चर्स यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पूछा जाता है और एरोमेटिक कैरेक्टर, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बहुत सिंपल है। फॉर्मूला आपको सबका पता लग गया। फॉर्मूला पहले तो ध्यान देना, जैसे आपने जब ये कर लिया स्ट्रक्चर, अगर आपको आ गया 5-5 मेंबर्ड वाले आपके कंपाउंड्स हैं, सब में बिल्कुल सेम है, बस NHOS इसका फर्क है। तो फॉर्मूला भी ऐसे ही रहेगा, जैसे पायरोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H5N, है ना। यहाँ पे एक H ज्यादा इसलिए H5, बाकी सब में
दोनों में एक एक H कम, C4H4O, C4H4S, फॉर्मूला हो गया तीनों का। फिर अब हम करेंगे इनमें ये ज्यादा, अब बात यह है कि एरोमेटिक क्यों है, ठीक है। जब इनके ऊपर स्टडी की गई तो ये देखा गया कि इनमें एरोमेटिक करेक्टर है, और एरोमेटिक करेक्टर जिसमें भी होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से करते हैं। आपने जब भी एल्केन एल्कीन या हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर पढ़े होंगे उसमें देखा होगा ना, हेलोजनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये जितनी रिएक्शंस होती है ना इनको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर वो पूरा क्लाउड होता था, राइट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो उसी तरह की रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां एरोमेटिक करेक्टर होता है वो ये रिएक्शंस प्रेफर करते हैं करना, ठीक है। सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक करेक्टर देखा गया, वो ये रिएक्शन बहुत आसानी से कर रहे थे, और राइमर टाइमन रिएक्शन, कपलिंग, इस तरह की कई रिएक्शन थे जो वो शो कर रहे थे। फिर उनका हीट ऑफ कंबशन चेक किया गया, या रेजोनेंस एनर्जी, आपने देखा होगा ना एरोमेटिक करेक्टर्स या जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लिखते हो, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता था? जो रेजोनेंस एनर्जी था वो गैप था, मोस्ट स्टेबल आपका जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और एक्चुअल स्ट्रक्चर, उसके बीच का गैप रेजोनेंस एनर्जी था। अगर जिस बच्चे ने रेजोनेंस टॉपिक पढ़ रखा है उसको पता होगा। तो रेजोनेंस एनर्जी से पता लगता था कि कोई कंपाउंड कितना स्टेबल है, कितना एरोमेटिक है। वहां से हमें ये चीज क्लियर हुई कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है ना इसके बीच में है 72 से 125, ठीक है, और बेंजीन की आपकी है 151, राइट। तो उसके बाद तीसरी चीज क्या है? कंजुगेटेड डाइन्स, कंजुगेटेड डाइन्स जैसे ब्यूटा 13 डाइन, इसकी है 12.5। तो इनसे तो ज्यादा ही थी इनकी वैल्यू, है ना, 72 से 125, लेकिन बेंजीन से कम। तो मतलब इनके पास एरोमेटिक करेक्टर है लेकिन बेंजीन से कम। तो पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, इनको एरोमेटिक माना गया, ठीक है। अभी इनकी एरोमेटिसिटी आपस में जो कंपैरिजन वाला कंपाउंड क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे, बट पहले उससे हमें करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ये बेटा एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों में से किसी का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आ सकता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है ना, ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला आपका क्या है? C4H5N, पायरोल का, राइट। सो उसमें क्या है? कार्बन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, राइट। तो कार्बन आपका जो इसमें मतलब एटम प्रेजेंट है, कार्बन एटम इसमें आपका जो भी दोनों, एक तो पहले तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए। sp2 क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो सब जगह इस तरह से ही बॉन्ड बन रहे थे, है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपका, वैसे भी अगर आप देखोगे कार्बन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ये एक्साइटेड स्टेट में है, क्योंकि कार्बन का क्या आपका उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। अब क्या लिखते हो? 1s2, 2s2, 2p आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, राइट। यही आएगा ना आपका 1 2 3 4 5 6। तो आपका 1s2 एक तो जो होगा सो होगा, ये तो हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक s वाला इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे एक्साइट हो गया है, गॉट इट। सो एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन एटम है और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, नाइट्रोजन एटम का भी ऐसा ही है, यहाँ पे 2p3 होगा, है ना। इसीलिए 2p3 के कारण ये एक्साइट तो करवा दिया है, यहाँ आप देख सकते हो एक लोन पेयर है, ठीक है। सो दोनों में ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी, हाइब्रिडाइजेशन भी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपकी क्यों होगी? क्योंकि आपको कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3 ही बॉन्ड बनाने हैं ना, आपने देखा, ये देखो A ऐसे था, ठीक है, सब जगह आप देख सकते हो 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ वाला भी 3 बना रहा है, यहाँ वाला भी 3, इधर वाला भी, इधर वाला भी। 3 बॉन्ड्स कब बनते हैं? जब आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद अब ये आपका स्ट्रक्चर था, इनमें कहा हर आपका कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर करोगे ना, सब में पहले फॉर्मूला लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने देखा कौन से उसमें एटम्स हैं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है वो बताओगे, उसके बाद ऐसे ही बताओगे कि कार्बन क्या क्या इस्तेमाल कर रहा है, नाइट्रोजन कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज कर रहा है। तो यहाँ पे कार्बन अपने sp2 ऑर्बिटल्स यूज कर रहा है, sp2 यानी कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जिसमें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। सिंगल बॉन्ड्स आपके कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना रहा है। अब आपको बताना क्या है? आप देख सकते हो ना, कार्बन H के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन अपने कार्बन के साथ बना रहा है और नाइट्रोजन के साथ, बस सिंपली इतना लिख दिया। दूसरी लाइन क्या आएगी कि नाइट्रोजन क्या बना रहा है? नाइट्रोजन अपने sp2 ऑर्बिटल्स का यूज करके किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? एक H के साथ और एक नाइट्रोजन किसके साथ बना रहा है? कार्बन के साथ। तो ये आपके 2 ही बॉन्ड्स बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ये वाला कैसे बना रहे थे? ये वाले 3 तरह के सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे थे। अब इसके अलावा जब सारे सिग्मा बॉन्ड्स बन गए तो आपको पता है हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल
प्रेजेंट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इधर देखो, ये है ना, ये तो आपका हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल हो गया। ये क्या था, ये क्या था, यहाँ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे वही शो किया जाएगा। क्या बताना है आपको, आफ्टर फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड्स ईच कार्बन इज हैविंग अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल व्हिच कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन, while unhybridized p orbitals of nitrogen atom has 2 electrons। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे आप कहते हो। तो जितने भी आपके 5p ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे, क्या बनाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे। तो साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वन अबव एंड वन बिलो द प्लेन ऑफ रिंग, जैसे आपका बेंजीन में बनता है, उसके बारे में बता दोगे आप। उसके बाद ये वाली जो लाइन लिखने की जरूरत, मतलब आप सीधे कह सकते हो कि ये एरोमेटिक सेक्सटेट का काम कर रहा है, मतलब दीज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एम्ब्रेस ऑल द 5 एटम्स। इसको अगर लिखना हो तो जरूरी नहीं है कि ये लाइन ऐसे ही लिखनी है, आप ऐसे लिख सकते हो, दीज 5 इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड अपॉन ऑल द 5 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ऑफ द रिंग कह सकते हो, कार्बन ही ऑफ रिंग कह दो तो ज्यादा सही है। बस इतना ही है। तो क्या किया हमने, कार्बन नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन लिखी, फिर हमने बताया कि कहाँ कहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, फिर हमने बताया कि क्या अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल रह गए हैं दोनों के कार्बन और नाइट्रोजन के, उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द रिंग। एंड ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे डीलोकलाइज्ड हैं, पांचों के पांचों एटम्स जो आपके रिंग के हैं उसमें। दैट्स इट, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। अब ये आप फिगर बना देना, दैट्स इट, हो गया। उसके बाद आपको क्या बताना है, किसी का भी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आएगा, तीनों में से सेम तरीका है बताने का। फिर क्या है, हक्कल रूल। हक्कल रूल बेटा क्या कहता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ये आपका बताता है एरोमेटिक कैरेक्टर है या नहीं है। अब जरा देखो, आपने स्ट्रक्चर, रुको, ये देखो ये कर रखा है ना, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड के हिसाब से। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो ऊपर आपने देखा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आपके, वैसे तो आप 4 ही गिनोगे, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सब जगह फैले हुए हैं ना। ठीक है, और एक जगह नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी है। सो इट इज द प्रेजेंस ऑफ दीज 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या होता है, n अगर आप 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 4 × 0 + 2 कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर n आप 1 पुट करो तो क्या जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एरोमेटिक कैरेक्टर में तो 2 इलेक्ट्रॉन और 6 हो या इससे ज्यादा हो। अब यहाँ पे 6 है ना, 6 कैसे, 5 इलेक्ट्रॉन तो आपके थे ही कार्बन के, नाइट जो मतलब सबके जितने भी हाइब्रिडाइज्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थे, और एक जगह लोन पेयर था, तो सब मिला के आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर है। तो आपको ऐसे प्रूव करना होगा कि इसका एरोमेटिक कैरेक्टर है। अगर पूछ लिया जाए शो बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर या जैसे भी कि ये एरोमेटिक इन नेचर है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज की पैरोल का बहुत ही कम बेसिक कैरेक्टर है। क्यों, बेसिसिटी अमीन्स की किस वजह से होती है, जब आपका नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से होती है कि वो डोनेट कर सके। अब ये तो आपका किस में इन्वॉल्व हो गया था, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। अब वो फ्री ही नहीं है, जब वो फ्री नहीं है तो उस इलेक्ट्रॉन को आप डोनेट नहीं कर सकते। डोनेट नहीं कर सकते मतलब ये बहुत मुश्किल से डोनेट होगा, तो लिटिल बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया, पहला आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किया, फिर आपने सीखा एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे है, फिर आपने क्वेश्चन क्या किया कि बेसिक कैरेक्टर इसका कम क्यों है। ठीक है, अब उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी की बात आती है कि पैरोल इज मच मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेजोनेंस एनर्जी की बात की थी ना मैंने, तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है उतना ज्यादा कंपाउंड आपका स्टेबल होता है। इन तीनों की आपकी रेजोनेंस एनर्जी कम थी ना, तो यानी कि ये लेस स्टेबल है। ठीक है, ईच कार्बन एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन कितना कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन, यही कंट्रीब्यूट कर रहा था ना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी एट द कार्बन एटम्स जो है पर वो थोड़ी सी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ बेंजीन। बेंजीन के कंपैरिजन में कार्बन एटम्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, दोबारा पढ़ो, देखो, सिंस ईच कार्बन एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन एटम्स जो पैरोल रिंग है वहां पे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बेंजीन। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन लविंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो पाएगी। इसी वजह से आपका पैरोल ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू बेंजीन। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, लिटिल बेसिक कैरेक्टर वाला क्वेश्चन आ गया, एरोमेटिसिटी वाला क्वेश्चन आ गया, ओवरऑल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो आ गया। तो अब ये फाइनल स्ट्रक्चर आपको ऐसे शो करना है कि पैरोल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह से कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सब पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। फाइन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर अब इनका लिखना आना चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका पैरोल का कैसे लिखोगे आप, यहाँ इसके ऊपर लोन पेयर था ना, ये आगे गया, इस तरह से आप इसी तरह से शो करते हो जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई होप आप अब तक लिखते आए हो, वैसे ही लिखना है कि ये आगे यहाँ गया, ये नेक्स्ट आपका
नेक्स्ट वाली पोजीशन पे चला जाएगा, राइट। यहाँ नेगेटिव आया, फिर ये आगे डोनेट होगा। अब यहाँ डोनेट होने के बाद ये दोबारा डोनेट हो जाएगा। इसी तरह से आपने रिंग में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखानी है। अब पायरोल के कितने स्ट्रक्चर लिखे जा रहे हैं यहाँ पे? 5, ठीक है, 5 है ना। लेकिन इन चारों में से आप देख सकते हो इस पे नहीं, लेकिन बाकी सब जगह प्लस माइनस दोनों है। मतलब 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन दिखाई जा रही है, तो उनकी कंट्रीब्यूशन बेटा कम होगी। जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हो या रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें ना कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके कुछ रूल्स हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो अगर कभी चार्ज सेपरेशन आपके किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आ रही है, मतलब जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा, सेम स्ट्रक्चर में प्लस और नेगेटिव दोनों कहीं आपका कहीं ना कहीं आ रहा होगा रिंग में, वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब क्या है? पायरोल हैज ओनली वन स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, एक ही माना जाएगा। बाकी चारों में तो ऐसा हो नहीं रहा है। सो बेंजीन में लेकिन ऐसा नहीं है। बेंजीन में आप 2 लिख पाते हो, ऐसे लिखते हो ना, एक तो ये लिखते हो और दूसरा क्या लिखते हो? ऐसे वाला। तो ये दोनों ही स्टेबल है यहाँ पे। यहाँ पे आपका पायरोल वाला कम स्टेबल हो गया, इसका मतलब बेंजीन वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है, क्योंकि बेंजीन में वैसे भी कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पायरोल काफी कम है बेंजीन के कंपैरिजन में, ठीक है। मैंने कहा था ना, रेजोनेंस एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जो ज्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्ट करेगा, दूसरे वाला ज्यादा रिएक्ट करेगा। गॉट इट? इस तरह से आपका हो गया पहले पायरोल। अब हम करते हैं फ्यूरैन। फ्यूरैन में भी फिर हमने देखो क्या किया, कार्बन ऑक्सीजन दोनों क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दोनों का इस तरह से स्ट्रक्चर लिखा, कार्बन का तो सेम है। ऑक्सीजन में आपका क्या जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी मतलब लोन आपका क्या बोलते हैं, डबल ऑक्यूपाइड होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब उसके बाद कौन कौन का आपके बॉन्ड्स बना रहे हैं वो देखो। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो है कार्बन एटम्स के, उनमें सब में एक इलेक्ट्रॉन है, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का है उसमें क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, इसकी बात की जा रही है, इसकी और इसकी, ठीक है। अब ये आपका साइडवेज ओवरलैप करेंगे ना, जितने अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं बेटा वही साइडवेज ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करके फिर से वही लिखना है आपने, अबव द बिलो द प्लेन रिंग बनाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ठीक है। एंड वो पांचों एटम्स पे इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली डीलोकलाइज होंगे, उसको आप क्या कहते हैं? एरोमेटिक सेक्सटेट। सेक्सटेट मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपकी सब जगह वो फैले हुए हैं और एरोमेटिक इन नेचर है, ठीक। थर्ड sp2 ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, उसमें आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला, इसकी बात हो रही है। लोन पेयर ऑफ मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये आपका प्लेन में ही आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। अगर प्लेन में ना आता तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पार्टिसिपेट कर सकता था, अदरवाइज नहीं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये किसकी तरह काम कर सकता है? लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखो स्ट्रक्चर, ये आपका प्लेन में ही आ रहा था, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। नाइट्रोजन वाला प्लेन में नहीं था, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ही कंट्रीब्यूट कर रहा था, ठीक है। प्लेन में यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड वाला है, ठीक है। जो ये आपका हाइब्रिडाइज्ड वाला पार्ट है ना, इसी में आपका ये डबली बॉन्डेड आपका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो वो प्लेन में आ रहा है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ से बनते हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड वाले से बनते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो इसका मल्टी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी सिमिलर ही है पिछले वाले के जैसे। फिर से यहाँ अकल रूल के साथ आप फिर से शो करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक नेचर आ गया। फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे उसी तरह से, यहाँ पे देख सकते हो प्लस माइनस सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे लिखोगे आप। और आपको यहाँ से क्या पता लगता है? फ्यूरैन आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। स्ट्रक्चर फिर से आपका पता लग गया कौन सा हो गया, इस तरह से जैसे आपने पिछले वाले में किया था ऐसे ही यहाँ पे भी है। थायोफीन, थायोफीन में भी बेटा सेम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि ज्यादा कुछ फर्क आ नहीं रहा है ना, इसका और फ्यूरैन का ज्यादा सिमिलर रहेगा। क्यों? क्योंकि सेम फैमिली में ऑक्सीजन और सल्फर। यहाँ देखो और ये देखो, वहां पे क्या था? 2s और 2pz, यहाँ 3s 3pz आ गया, राइट, क्योंकि सेम आपके ग्रुप में ही है, सेम फैमिली के हैं। यहाँ पे फिर से अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, चारों कार्बन एटम्स के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल सल्फर के, इस तरह से ओवरलैप करके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन फिर सारे एटम्स पे डीलोकलाइज हैं और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब लैंग्वेज आपको अगर आप देखो तो लिखने को ऑलमोस्ट सेम है, चाहे पैरोल हो, चाहे फ्यूरैन, चाहे आपका थायोफीन। फ्यूरैन एंड थायोफीन में तो काफी सेम है, राइट। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूरैन में आपने देखा था ना, ये पिछले वाले में ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका सल्फर है, सेम फैमिली का, ठीक है। अब इसका भी देखो सेम वही है प्लेन में, ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करेगा। अगेन एरोमेटिक नेचर, रेजोनेंट आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे आपका
सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये आपको पता है, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि सल्फर में 3d ऑर्बिटल्स आ जाते हैं जो कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नहीं थे, तो डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे आ गए, वहां नहीं थे, तो यहाँ सल्फर में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी आ जाती है, तो एडिशनल आपके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए जो कि पहले दोनों वालों में नहीं थे। अब इसको कैसे शो करना है, ये देखो, ये आपने इस तरह से 3 बॉन्ड इस तरह से दिखाने हैं और उनको मूव करते हुए दिखाना है। पहला बॉन्ड सल्फर पे जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर दूसरा बॉन्ड गया, ठीक है, दूसरा बॉन्ड गया तो यहाँ पे आया। अब जहां से हटा रहे हो वहां पॉजिटिव चार्ज जरूर लगा देना, जैसे यहाँ लगाया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, ठीक है। अब ये जब हम मूव कराओगे तो इधर पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव यहाँ आ गया और नेगेटिव तो यहाँ पहले से था। फिर अब इसको मूव कराया आपने तो आपका नेक्स्ट वाले में पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, इधर इधर। ये आपका जो ये वाला स्टेप है ना, इसमें 2 एक साथ मूव कराए हुए हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपको 5 स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा लिखने हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस वाले, ठीक है, सल्फर में ये शो करना है। तो थायोफीन का फाइनली स्ट्रक्चर ये आ जाएगा। इन शॉर्ट आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इन तीनों में से किसी का भी आ सकता है, ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे आ जाता है और तीनों के ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर सिमिलर हैं। अगर किसी को डी ऑर्बिटल वाले नहीं याद रह जाते तो सिर्फ लाइन लिख के छोड़ देना, कैसे दिखाना है अगर हो सकता है ध्यान ना रहे तो लाइन लिख के छोड़ देना, ठीक है। और ये पता रहना चाहिए कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहे हैं, गॉट इट। तो ये तो आपके हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब इस पे भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ फ्यूरैन, पैरोल, थायोफीन की इनका आपस में आपको कंपैरिजन करना है कि कौन ज्यादा एरोमेटिक है कौन कम है। अब स्ट्रक्चर आपने देख लिया, सबका देख लिया, हकल रूल के अकॉर्डिंग सारे एरोमेटिक कैरेक्टर हैं, ये भी आपने देख लिया। अब इसके बाद बात क्या आती है कि बेंजीन के साथ जब आप कंपैरिजन करोगे वो भी आपने देख लिया कि आपका जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर या जो आपने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखे तो इनमें सब में एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं है, बाकी सब जगह पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, मतलब वो वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मतलब पायरोल हो चाहे फ्यूरेन हो चाहे थायोफीन है लेस स्टेबल है इन कंपैरिजन टू बेंजीन, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये लेस एरोमेटिक है देन बेंजीन। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ये आपको सारा लिखना पड़ेगा अगर आपका कंपैरिजन आ जाता है एरोमेटिक कैरेक्टर में, ये सारा ही लिखना पड़ेगा, सारा। इसको चाहे बेशक अपनी लैंग्वेज में लिख लो आप, चाहे यहाँ से जितनी भी चीज़ है ना अपनी लैंग्वेज में लिख लो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि पहले तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग बताओगे, ठीक है, फिर आप बताओगे बेंजीन के साथ कंपैरिजन में, उसके बाद लास्ट में आपने क्या बताना है, इनमें तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की लीस्ट टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन जो जो कम से कम डोनेट करेगा उसका मतलब क्या है कि उसका एरोमेटिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं कम है। जो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, लीस्ट टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द एरोमेटिक सेक्सटेट, मतलब वही जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा देने का नहीं सोचेगा, उसकी टेंडेंसी नहीं होगी, तो एरोमेटिसिटी घट गई। तो यही आपका सेम कॉन्सेप्ट पैरोल एंड थायोफीन में भी एप्लीकेबल होगा। तो सल्फर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब सल्फर में सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में उसकी टेंडेंसी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, तो एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा थायोफीन में, फिर पैरोल में, फिर फ्यूरैन में, ठीक है। ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ सल्फर था। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कितना मुश्किल है, बट आसान है। तो 2 क्वेश्चन आज के हमारे लेक्चर से हुए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, तीनों में से किसी का भी एक आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन एरोमेटिक कैरेक्टर वाला। ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से अच्छे से कर लेना, ठीक है। एंड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो तीनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हमें ऐसे ही फ्यूरैन, पैरोल, थायोफीन सबको अलग अलग भी पढ़ना है, सबकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, उनकी रिएक्शन है कुछ आगे, वो सब करनी है। उनमें से आपके जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। प्रिपरेशंस में सारी नहीं कराऊंगी, जो इंपॉर्टेंट बताऊंगी बस वही करके जाना, बिकॉज मुझे पता है जून में ही कॉम्पिटिटिव मतलब ग्रेजुएशन वाले बच्चों के पेपर हैं, सो टाइम कम है, आपको करना ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा करनी है, तो ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट बताती जा रही हूँ उतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ओके देन गाइज, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि बाकियों की भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।